हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर टेन एकेडमी। आज हम लोग कुछ एमसीक्यूज करेंगे साइंस के। तो देखते हैं कौन कौन से एमसीक्यूज हैं। जैसे सबसे पहला है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं। तो आपके पास चार ऑप्शन है: परमाणु, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, फोटॉन। परमाणु हम जानते हैं क्या होता है, जिसमें मुख्यतः तीन कण पाए जाते हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन उन्हीं में से एक है। पॉजिट्रॉन भी परमाणु में ही पाया जाता है, लेकिन वो पॉजिटिव टाइप का इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के शेप का होता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज दिखाता है, जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज दिखाता है। अब ये तीनों ही प्रकाश के लिए नहीं है। तो जो प्रकाश से रिलेटेड है वो है फोटॉन। फोटॉन बहुत ही छोटे पार्टिकल होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि इनमें जो इनका द्रव्यमान है वो जीरो होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो ये सिर्फ एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, ये बंडल्स होते हैं एनर्जी के, जो किसी भी चीज़ पर गिरो मतलब स्ट्राइक करते हैं, टकराते हैं और उसे एनर्जी दे देते हैं। ठीक है, तो पहले का आंसर डी, फोटॉन। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ प्रकार की तरंग है। अनुप्रस्थ तरंगें कैसी तरंगें होती हैं, या अनुदैर्ध्य तरंगें कैसी तरंगें होती हैं। तो अनुप्रस्थ कुछ इस तरह से चलती है, इस तरह से, जबकि अनुदैर्ध्य तरंगे, इसको कहते हैं हम सुरंग, इसको कहते हैं गर्त। तो इस तरह से जो चीज़ें चलती हैं वो कहलाती हैं अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य में क्या होता है कि संपीड़न होता है, एक जगह तो बहुत ज़्यादा कंप्रेशन हो जाता है जिसको हम संपीड़न कहते हैं, और दूसरी जगह विरलन हो जाता है, मतलब जहाँ पर खाली स्थान होता है, प्रेशर बहुत कम होता है। तो देखो दोनों ये लाइंस के बीच में जो खाली जगह है ये वाली, इसको हम कहते हैं विरलन, और ये होते हैं जो लाइन्स है यहाँ पर देखो काफ़ी सारी, इनको कहते हैं संपीड़न। ये जो तरीका चलने का है ये ध्वनि का है, साउंड का है। ठीक है, जबकि ये तरीका है लाइट के चलने का। अच्छा, लाइट में एक तरह की अनुप्रस्थ नहीं चलती है, एक दूसरी तरह की भी चलती है। मतलब एक इलेक्ट्रिक टाइप का होता है, एक मैग्नेटिक टाइप का दोलन होता है। दो तरह के दोलन होते हैं जो अनुप्रस्थ जैसे होते हैं, अनुदैर्ध्य जैसे नहीं होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, तो वो अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्ध्य नहीं है। अगर यही वो ध्वनि के बारे में पूछता, साउंड के बारे में, तो हम लिखते वो अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों तरह से चलती है, लेकिन हवा में अनुदैर्ध्य तरह से चलती है। कौन? ध्वनि। फिलहाल हम प्रकाश की बात कर रहे हैं, तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की। तो विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज असल में मैक्सवेल ने की थी। किसने की थी? मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने 1864 में इसकी खोज की थी, या खोज कहो या फिर हम कह सकते हैं कि इन्होंने एक फार्मूला दिया था। अब फार्मूला देना तो बड़ा मैथमेटिकल वर्क हुआ, उससे प्रूव तो नहीं हो जाता है। लेकिन उसके बाद क्या है, एक साइंटिस्ट थे हर्ट्ज। हर्ट्ज के नाम पर हमने देखा होगा कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है किसी भी किसी भी तरंग की, जो आवृत्ति होती है उसकी यूनिट क्या कहलाती है? हर्ट्ज कहलाती है। क्या कहलाती है? हर्ट्ज। तो उन्हीं के नाम पे दी गई है। तो यही जो हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ज़्यादा याद नहीं रखना है, जस्ट मैं याद दिला रहा हूँ कि इन्होंने जो इनका मैक्सवेल का जो फार्मूला था उसको प्रूव करके दिखाया था, और उससे समझ आ गया था कि हाँ भाई, मैक्सवेल सच कह रहे थे। और ये बात सच है कि मैक्सवेल का जो फार्मूला है वो एकदम सही है, और इस वजह से प्रकाश जो है विद्युत चुम्बकीय स्वरूप में होती हैं। क्योंकि उससे पहले ये लगता था कि न्यूटन मानते थे कि प्रकाश तो पार्टिकल है, एक हाइगन नाम के साइंटिस्ट हुए हैं, वो मानते थे कि तरंग तो है, लेकिन ये नहीं पता किस प्रकार की तरंग है। तो मैक्सवेल पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि वो विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की तरंग है। तो मैक्सवेल ने इसकी खोज की। चौथा, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। अब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि विवर्तन क्या होता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। विवर्तन में होता क्या है, या डिफ्रैक्शन बोलते हैं इसको, कि एक बहुत छोटा सा होल है और यहाँ से लाइट जा रही है। तो नॉर्मली तो लाइट सीधी रेखा में गति करती है, तो हम ये मान सकते थे कि इस चीज़ से भी जब वो गुजरेगी लाइट तो सीधी ही निकल जाएगी।
लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। अगर जो लाइट की तरंगदैर्घ्य है, मान लो लाइट की जो विजिबल तरंगदैर्घ्य है वो 10⁻⁻⁶ मीटर होती है, मतलब माइक्रोमीटर होती है, 1 माइक्रोमीटर के बराबर लगभग। तो अगर उतने ही 1 माइक्रोमीटर के लगभग का अगर होल हो, छेद हो, और उसमें से लाइट पास होगी तो वो सीधी नहीं जाएगी, बजाय वो इसके टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। और यहाँ पर अगर एक स्लिट या पर्दा लगा हुआ है, पर्दा लगा हुआ है, तो कहीं पे हमें ब्राइट स्पॉट दिखेंगे, मतलब उजाला दिखेगा, कहीं पे अंधेरा दिखेगा, फिर उजाला फिर अंधेरा। तो ये जो चीज़ है, ये जो फेनोमेना है, इसको हम कहते हैं विवर्तन। क्या कहते हैं इसको? विवर्तन कहते हैं। और जब विवर्तन की बात आती है तो विवर्तन को सबसे पहले ग्रेमाल्डी ने खोजा था। ग्रेमाल्डी ने ऑलमोस्ट 1650 के टाइम पे खोजा था। अब ये तो आपसे शायद ही कोई पूछे कि 1648 के टाइम पे खोजा था, कब खोजा था, तो ये तो नहीं पूछेंगे, लेकिन खोजा किसने था? ग्रेमाल्डी ने खोजा था। अब ग्रेमाल्डी की बात आई है तो हम थोड़ा सा यंग की बात कर लेते हैं। जैसे विवर्तन की खोज की ग्रेमाल्डी ने, वैसे ही यंग ने की थी व्यतिकरण की खोज। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, व्यतिकरण की खोज। व्यतिकरण और विवर्तन में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि व्यतिकरण में डबल स्लिट आ जाती है, 2 स्लिट आ जाती हैं। जैसे उसमें एक छेद था, इसमें 2 है, ऐसे करके। अब लाइट सीधी आ रही थी, जब इन 2 से निकलेगी तो लाइट वैसी नहीं रहेगी जैसी इधर बाहर थी, वो यहाँ पर कुछ अलग ही पैटर्न बनाएगी। कहीं पे बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखेगी, कहीं पे अंधेरा दिखेगा, फिर ब्राइट दिखेगी, फिर अंधेरा, फिर ब्राइट, फिर अंधेरा। ऐसे वो पर्दे पे कुछ अलग ही तरह का पैटर्न दिखाती है। इस चीज़ को कहते हैं हम व्यतिकरण, और इसकी खोज किसने की थी? यंग ने। तो जैसे कोई आपसे पूछे कि किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश की तरंगों का विवर्तन होता है, तो हमने कह दिया ग्रेमाल्डी। ऐसे अगर कोई हमसे पूछता है कि व्यतिकरण होता है, ये किसने बताया सबसे पहले, तो हम क्या कह लेंगे? यंग कहेंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? दोनों में कौन सी घटना घटित नहीं होती है? तो देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि विवर्तन, तो विवर्तन में हमने क्या देखा था कि तरंगदैर्घ्य के बराबर का छेद होना चाहिए, बस, तरंग कोई भी हो। तो अगर लाइट गुजर रही है तो लाइट टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। अगर यहाँ पर ध्वनि तरंग गुजर रही होती, जो सीधी नहीं चलती, इस तरह से चलती है, अगर वो भी यहाँ से गुजरती तो वो भी क्या होती? वो भी टेढ़ी मेढ़ी कहीं हो जाती। तो ध्वनि में भी विवर्तन होता है और प्रकाश में भी विवर्तन होता है। परावर्तन तो ऑफकोर्स होता ही है, ठीक है। ध्वनि भी कहीं से टकरा के वापस लौट आती है, प्रकाश तो लौटता ही है। प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम पूरी दुनिया को देख पाते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ किसी वस्तु से टकरा कर हमारे आँखों पे पहुँचती है, तब हमें वो वस्तु दिखाई देती है। अपवर्तन भी दोनों में होता है, ध्वनि में भी अपवर्तन होता है, प्रकाश में भी अपवर्तन होता है। जैसे सर्दियों के समय में, रात के समय में दूर की आवाज़ भी सुनाई दे जाती है, उसका बहुत बड़ा कारण अपवर्तन ही है। खैर, तो जो बचता है वो है ध्रुवण। ध्रुवण एक ऐसी फेनोमेना है जो प्रकाश में होता है, ध्वनि में नहीं होता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि बी ध्रुवण आंसर है। अब ध्रुवण होता क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे अभी हमने देखा था कि प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है, इस तरह से चलती है, लेकिन इसमें एक ही तरह के दोलन नहीं होते हैं। ये तो ऊपर नीचे ऐसे हो रहे हैं, ऐसे ही लेटे हुए भी दोलन होते हैं। जैसे मैं कलर चेंज करके आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। एक दूसरे तरह का दोलन ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, इस तरह का, जो चलने के परपेंडिकुलर है। अब होता क्या है कि ये, अगर हम इसको किसी पॉलराइड गिलास से या किसी ऐसी चीज़ से निकाले जहाँ एक ही लाइन हो, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है समझने में। कि मान लो यहाँ पे मैंने एक विंडो लगा दी, वो ऐसी है, सीधी ही है, तो ये जो ये वाला पार्ट था ये तो इससे निकल जाएगा, ये वाला पार्ट तो निकल जाएगा। ये जो लेटा हुआ पार्ट था वो इससे टकरा जाएगा और वो आगे नहीं जा पाएगा। ये कंडीशन किस में होती है? प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं होती है। समझ आए तो ठीक है, नहीं आए तो बस इतना ध्यान रखना कि ध्रुवण ध्वनि में नहीं होता है, प्रकाश में ये चारों चीज़ें ही होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी अवरोध के किनारे से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। तो भाई कोई
चीज आई और उसके किनारे से वस्तु का मुड़ जाना क्या है? विवर्तन है। ठीक है, अभी देखा था। ठीक है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, तो किस तरह की प्रकृति होती है? तरंग की होती है, कण की होती है, कि दोनों की होती है, कि दोनों की ही नहीं होती है? तो ये भी बड़ा उसका टॉपिक रहा है एक समय तक, क्योंकि न्यूटन मानते थे कि कण होता है, एक प्रकाश कण के फॉर्म में चलता है, और हाइगन मानते थे कि तरंग होती है। लेकिन बहुत सालों बाद, क्योंकि ये तो 17वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ, लेकिन 20वीं 20 सेंचुरी आते आते एक साइंटिस्ट थे डी ब्रॉगली, उन्होंने बताया कि नहीं, ना ही वो अकेला प्रकाश कण है, ना ही अकेला तरंग है, असल में वो दोनों ही चीज़ें दिखाता है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि वो कण के रूप में तो फोटोन कहते हैं उसको, लेकिन वो चलता कैसे है? चलता अनुप्रस्थ तरंग की तरह है। तो वो कण भी है और वो तरंग भी है। तो इसका सी है। इसके बाद अगला, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं। तो कोई सरफेस है, जैसे कांच की जगह हम कहते हैं मिरर है, दर्पण है, उससे कोई चीज़ टकराई और वापस लौट आई, तो ऑब्वियस वो क्या कहलाएगा? परावर्तन कहलाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है प्रकाश का परावर्तन। आप समझते भी होंगे जो भी सुन रहे हैं इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो रटने के लिए तो आपके लिए सिंपल है कि रोमर ने किया था। तो रोमर ने सबसे पहले कोशिश की, मतलब वेग को ज्ञात किया था। असल में कोशिश तो गैलीलियो ने भी की थी, लेकिन गैलीलियो ने बड़ा ही वैसा तरीका अपनाया था कि उन्होंने लालटेन, अब उस ज़माने में लालटेन ही चलती थी, लाइट तो होती नहीं थी, तो उन्होंने 2 लालटेन ली और उससे कोशिश की मेजर करें। लेकिन लाइट की जो गति है ना, वो इतनी तेज़ होती है कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि मान लो एक लाइट एक यहाँ है, एक लाइट यहाँ से 1 किलोमीटर दूर भी है, तब भी दोनों ही लाइट हमारे आँखों पे सेम टाइम पे ही पहुँचेंगी, अगर बीच में कुछ भी ऑब्स्टिकल नहीं है तो गैलीलियो के लिए मेजर करना आसान नहीं था। रोमर ने क्या है, जो बृहस्पति हमारा ग्रह है उसकी एक सैटेलाइट वगैरह के थ्रू उन्होंने मेजर किया था उस ज़माने में। सही मेजर नहीं किया था, ये ध्यान रखना। इन्होंने क्या है, लाइट की स्पीड 2.2 इंटू 10⁸ बताई थी मीटर पर सेकेंड, जो कि नहीं है। ठीक है, तो ये गलत था, रोमर ने सही नहीं बताया था। बट रोमर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रकाश का वेग ज्ञात किया था, तो हमें ये याद होना चाहिए। असल में जो सबसे पहली बार सही बताया था वो फौकल्ट थे। कौन थे? फौकल्ट। इन्होंने सबसे सही बताया था वैल्यू, जो 2.9 करके थी, जिसको हम एवरेज कह ही सकते हैं कि आज कितनी है। असल में लाइट की स्पीड हम मानते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले किसने बताया, तो रोमर ने, और सबसे सही किसने बताया था, तो फौकल्ट ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? देखो, प्रकाश का जो वेग है उसका सिंपल फॉर्मूला है v=c/n। v मतलब प्रकाश का वेग, c जो है ना, c है निर्वात में वेग, जो कि सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ तो हमारे लिए आंसर सीधे सीधे मिल गया कि निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होता है। n जो है ना, ये होता है अपवर्तनांक। आपको समझ आए तो अच्छी बात, वरना रट सकते हो। जितनी भी चीज़ें जिनकी घनत्व ज़्यादा है, भारी भरकम है, उनका n भी ज़्यादा होता है, और जो कम है उनका n भी कम होगा। जैसे यहाँ जिस प्रकार से इनका घनत्व है, उसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि निर्वात में सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद हाइड्रोजन में होगी, पानी में, फिर हीरे में, इस तरह से हो सकती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति का क्या होता है? तो अगर माध्यम में स्पीड, मतलब तापमान बढ़ेगा, तो जो पार्टिकल हैं वो पहले पास पास थे, अब वो दूर दूर हो जाएंगे। और जब पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, तो जैसे निर्वात की कंडीशन क्या है कि पार्टिकल बिल्कुल नहीं है, हाइड्रोजन की कंडीशन क्या है कि पार्टिकल हैं लेकिन दूर दूर हैं, गैस है वो। तो जितना दूर पार्टिकल हैं उतना ही अपवर्तनांक कम है, और अपवर्तनांक जितना कम है उतना ही स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है। इसका मतलब तापमान बढ़ने के साथ में लाइट की स्पीड भी बढ़ती है। तो ऑप्शन ए सही है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन है चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है। तो चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में इसका बड़ा सिंपल से आंसर हम दे सकते हैं। हमें अगर ये पता हो, एक आइडिया हो कि कितनी एवरेज डिस्टेंस है, तो एवरेज डिस्टेंस है लगभग इतने किलोमीटर लगभग चंद्रमा से हमारी डिस्टेंस है, किसकी, पृथ्वी की, सॉरी। तो ये हमारी डिस्टेंस हो गई 3,84,400 किलोमीटर। थोड़ा आगे पीछे होती रहती है क्योंकि मून एक जगह तो नहीं है, घूम रहा है। ठीक है, लाइट की स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब मीटर को अगर मैं किलोमीटर में बदल दूं तो कितना हो जाएगा, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। अब 3 के पीछे 5 जीरो मतलब 3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड, और ये कितना था, 3,84,000। तो एक सेकंड में जब लाइट 3,00,000 चल ही जाती है तो लगभग एक सेकंड से थोड़ा ही तो ज़्यादा लगेगा, और मून से लाइट कहाँ पहुँच जाएगी, अर्थ पे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 1 सेकंड होना चाहिए। तो मुश्किल से 1 सवा सेकंड में जो लाइट है वो पृथ्वी से मतलब चाँद से पृथ्वी पर आ भी जाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल से कहूँ तो जब ये मिशन भेजे गए, जैसे चंद्रमा पे जब नासा ने भेजा अपने लोगों को, तो जब वो कम्युनिकेट करते थे तो यही होता था कि कुछ 1.2 सेकंड में वो वहाँ तक रेडियो वेव पहुँचती थी और उतने ही समय में आती थी। तो लगभग 2.5 सेकंड का लैग रहता था कि हमने यहाँ कुछ बोला, वो वहाँ सुनाई देने में 2.5 सेकंड का समय लगेगा। तो चंद्रमा हमारे काफ़ी पास है, आप आराम से बात भी कर सकते हैं वहाँ रह के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो अब वैसे तो आप पूरा समझ सकते हो, बाकी ये है कि सूर्य जब चंद्रमा से पूरी तरह ढक जाता है, जैसे सूर्य है और यहाँ चंद्रमा आ गया है सामने उसके, तो होता क्या है कि जो उसका वैसे जो दिख रहा था प्रभामंडल, फोटोस्फीयर, तो फोटोस्फीयर दिखना बंद हो जाता है, और ये जो कोरोना है जो असल में नहीं दिखती है हमें, लेकिन उस समय दिखने लगती है जब सूर्य ग्रहण का समय होता है। तो वही वो जो बाहर की चीज़ है वो बस दिखती है हमें यहाँ से, पृथ्वी से, क्योंकि बीच में तो ये चंद्रमा आ गया है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये पूरा ढक जाता है, सिर्फ ये बाहर का आभा मंडल है जिसको हम कोरोना कहते हैं, ये दिखने लगता है। तो इसका कोरोना है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय देखो डिसाइड कैसे होगा कि अधिकतम समय कितना। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता ही कब है, जब मान लो ये सन है, ठीक, और ये मून है हमारा, और ये हमारी अर्थ है, तो बीच में मून आ गया। अब देखो तीनों की अपनी अपनी गति है, अर्थ भी चल ही रही है कहीं पे, मून भी चल ही रहा है, सन अपनी जगह खड़ा भी तब भी वो चल ही रहा है कहीं थोड़ा, तो फिर भी इतना बड़ा है इसलिए नहीं लगता है कि वो स्टेबल है, वैसे वो स्टेबल नहीं है। तो इस वजह से क्या है कि इनकी गति की वजह से मैक्सिमम जो समय हम मानते हैं वो है 3 मिनट 32 सेकेंड, इतना समय हो सकता है मैक्सिमम। अब 3 मिनट 32 सेकेंड को अगर हम जोड़ेंगे तो 7 मिनट 32 सेकेंड को अगर हम जोड़ेंगे तो 7 से कितना हो जाएगा, 420 सेकेंड ये हो जाएंगे और 32 ये, तो लगभग कितना आ रहा है, मतलब सबसे करीब का कौन सा है, तो सबसे करीब का कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है। तो लगभग 460 सेकेंड तक मतलब सूर्य ग्रहण हो सकता है। हालांकि अभी तक नहीं हुआ है ऐसा, अभी तक जो सबसे हाईएस्ट हुआ है वो 1955 में फिलीपींस में पूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ था, जो 7 मिनट 8 सेकेंड तक चला था। तो आप चाहो तो ये भी याद रख सकते हो कि फिलीपींस जो हमारे एशिया में ही पड़ता है, फिलीपाइंस में अभी तक का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण हुआ है। जीके का क्वेश्चन हो सकता है, जो कब हुआ था, 1955 में हुआ था। कितने समय के लिए, 7 मिनट 8 सेकेंड तक। हमारा आंसर क्या है, बी, 460 सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चंद्र ग्रहण घटित होता है, तो चंद्र ग्रहण कब घटित होता है। इसका भी देखो बेसिक ज्योमेट्री है, कुछ ऐसा विशेष नहीं है।
मान लो ये हमारा हो गया सन, ठीक है, ये सन हो गया। अब अगला क्या है, मून है, ये मून हो गया, ठीक। और अगला क्या है, अर्थ है, ये अर्थ हो गई, ठीक है। अब देखो जब मून इधर है तो ये है अमावस्या का टाइम। कब का है ये, अमावस्या का टाइम। जब मून घूम के इधर आ जाएगा तभी तो चमकेगा, इधर से चमकना शुरू होगा और यहाँ तक आते आते पूरा चमकने लगेगा, क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही हैं इस पर, ठीक है। तब ये पूरी तरह से चमक रहा है। तो यही वो समय है, अगर अर्थ सामने आ जाए मून के तो सन की जो किरणें हैं वो पूरी तरह से मून पे नहीं पड़ेंगी, और जब मून पे नहीं पड़ेंगी तब क्या होगा, चंद्र ग्रहण हो जाएगा। इसका मतलब चंद्र ग्रहण कब हो सकता है, पूर्णिमा के समय। कब हो सकता है, पूर्णिमा के समय। बाकी आप समझ आ रहा है कि जब पूरी किरणें पड़ रही हैं और गलती से उस समय अर्थ सामने आ जाए तो परछाई अर्थ की मून पे पड़ेगी यहाँ पर, और इस वजह से हमें वो ग्रहण दिखाई देगा। ऐसे ही देखो इसमें एक क्वेश्चन और है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। 16वां क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। अब सूर्य ग्रहण कब हो सकता है, अगर मून इधर होगा और अर्थ इधर होगी तो इधर तो मून है नहीं, फिर इस जगह मून नहीं है अगर, तब तो सन से डायरेक्ट किरणें पड़ेंगी अर्थ पे, तब तो सूर्य ग्रहण होने का कोई चांस ही नहीं है। वो सिर्फ तभी हो सकता है जब क्या हो रहा हो, जब मैं कलर चेंज कर लूँ, जब मून कहाँ हो, इधर हो मून, मून इधर हो, ताकि सन से आने वाली जो रेज जो अर्थ पे गिर रही हैं वो अर्थ पे ना गिरते हुए कहाँ गिरने लगे, पूरी तरह से मून पर, अर्थ पे परछाई बन जाए उसकी। ये कब का समय है, ये अमावस्या का समय है। इस समय जो मून है वो चमक नहीं रहा है, तो अमावस्या के समय सूर्य ग्रहण होता है और पूर्णिमा के समय चंद्र ग्रहण होता है। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, सूर्य ग्रहण कब होता है, अमावस्या के समय। अगला क्वेश्चन, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। तो हीरे को क्या है, तराशा जाता है, और तराशने के पीछे रीज़न क्या है कि उसको हम पर्टिकुलर एक वो देते हैं, एक शेप दे देते हैं, जिससे एक पर्टिकुलर एंगल आ जाता है, लगभग 35 डिग्री और लगभग 40 डिग्री। मतलब ये दो एंगल, मतलब एक सरफेस का किनारे का होता है, एक ऊपर नीचे टाइप का होता है। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि एक जो हीरा हम बनाते हैं उसमें जब लाइट आती है अंदर तो इसमें ट्रैप होकर रह जाती है, बाहर नहीं जा पाती है, और जब बाहर नहीं जा पाएगी तो यहीं यहीं घूमती रहेगी, और उससे क्या है, हीरा चमकेगा, चमकता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, तो वो लाइट जो है वो अंदर ही अंदर घूम रही है, जिसको हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का शोषण नहीं हुआ है। शोषण होने का मतलब तो क्या है कि वो सोख लिया और गायब हो गया, लेकिन वहाँ क्या हो रहा है, प्रकाश इधर उधर घूम रहा है पूरे में, थोड़ा बहुत निकल भी रहा है, ठीक है, कई कई जगह से। बाकी वहाँ पे क्या चल रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन चल रहा, अपवर्तन, हाँ परावर्तन चल रहा है, सॉरी। अभी हम देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे होता है, वो भी समझेंगे। फिलहाल यही है। अगला क्वेश्चन है कि पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है। अच्छा, ऐसा कई चीज़ों में होता है कि हमें कई चीज़ें ऐसी दिखाई देती हैं जो पानी में हैं तो वो थोड़ी ऊपर दिखाई देती हैं। उसका बड़ा सिंपल सा रीज़न है। इसको ऐसे समझो, ये मान लो दो माध्यम है हमारे पास, एक है सघन माध्यम, एक है विरल माध्यम। सघन मतलब जहाँ पार्टिकल पास पास हैं, और विरल मतलब जहाँ दूर दूर है। तो एक लाइट आई यहाँ से सीधी, अब उसको निकल तो सीधा जाना चाहिए था, अगर और कोई माध्यम नहीं होता, जैसा माध्यम ये है वही माध्यम अगर इधर होता तो लाइट सीधी गुजर जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। माध्यम बदलने की वजह से क्या होगा कि अगर वो सघन से विरल की तरफ जाएगा तो थोड़ा ये जो अभिलंब है इससे दूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। अब दूर होने की वजह से असल में चीज़ हमें इधर दिखनी चाहिए थी, लेकिन हम तो जब इधर से देख रहे हैं उस चीज़ को तो हमें कहाँ दिखेगी वो चीज़, इधर, क्योंकि हम तो ये मानते हैं ना कि ये इधर से दिख रही है तो इधर ही होगी पीछे, सीधा ही तो समझते हैं हर चीज़ को। ऐसा थोड़ी कि टेढ़ी होके आई है हमारे पास, जबकि रियल में वो तिरछी होके आई है, तो हमें वो चीज़ इधर ना दिख के इधर दिखती है। ऐसे ही इधर होता है, मान लो पानी है, पानी भरा हुआ है और इसमें एक सिक्का रखा है या कुछ भी रखा है, कोई वस्तु रखी है। हुआ क्या,
अब ये लाइट सीधी जा रही थी, ये अभिलंब है। होगा क्या कि ये तिरछी हो जाएगी, थोड़ी अभिलंब से दूर हो जाएगी। इसकी वजह से ये वस्तु हमें कहाँ दिखाई देगी? इधर दिखाई देगी। सिक्का असल में इधर था, लेकिन दिख कहाँ रहा है? इधर दिख रहा है, तो थोड़ा ऊपर दिखाई दे रहा है। ये किसका कारण है? ये हम किसकी बातें कर रहे हैं? ये बातें कर रहे हैं अपवर्तन की। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? प्रकाश का अपवर्तन, जिसके कारण सिक्का ऊपर दिखाई दे रहा है, या पैर रखते हैं तो पैर ऊपर को दिखाई देते हैं, कोई छड़ी है तो छड़ी उठी हुई दिखाई देती है। ऐसे कई क्वेश्चन आ सकते हैं, हर एक का आंसर हमारे पास क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, हर एक पैटर्न से हम एक एक सवाल ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि सभी सवाल ले रहे हैं। सवाल के टाइप थोड़े बदल जाते हैं, आंसर लगभग सेम रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह, विरल से सघन, अभी हमने देखा था सघन से विरल। एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। ये मान लो यहाँ है हमारा सघन, यहाँ है विरल, और एक लाइट ऐसे गई। अब उसको गुजरना सीधा था, लेकिन जब वो सघन से विरल की तरफ जाती है तो वो सीधी ना जाकर दूर हो जाती है अभिलंब से, इस लाइन से दूर हो जाती है। तो अभिलंब से दूर हो जाती है जब वो कहाँ से कहाँ जाती है? सघन से विरल की तरफ। अब इसका उल्टा, जब कोई किरण विरल से सघन में जाती है, तो विरल से सघन में जाते हुए वैसे तो इसको सीधा गुजरना चाहिए था, लेकिन माध्यम बदलने की वजह से ये क्या होती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। किसकी ओर मुड़ती है? अभिलंब की ओर। तो यहाँ जैसे क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो ये वाली चीज़ है, तो वो कहाँ जाएगी? अभिलंब की ओर झुक जाती है, सीधी ना गुजर के, ऐसी ना गुजर के इधर जाती है। आई होप क्लियर। तो इसका उल्टा भी, अगर कोई आपसे पूछे कि सघन से विरल की तरफ जा रही है तो क्या होगा? तो अभिलंब से दूर हो जाएगी। तब आंसर क्या होना चाहिए था? ये वाला। लेकिन इसमें विरल से सघन की तरफ जा रही है, तो आंसर क्या है? अभिलंब से, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाती है, मतलब प्रकाश कैसे गुजरे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी इसी कॉन्सेप्ट से निकलता है, थोड़ा सा ध्यान देना बस, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं तो समझ आ जाएगा। अभी ऐसे मान लो कि अभी जैसे हमने पढ़ा था कि जब कोई वस्तु सघन से विरल में जाती है, विरल माध्यम मैंने नीचे लिख दिया है, तो ऐसे जा रही थी, लेकिन अब वो क्या होगी? अभिलंब से दूर हो जाएगी, तो देखो दूर हो गई। ठीक है, सीधी ना जाते हुए कैसी हो गई? दूर हो गई। अब मान लो यहाँ जो एंगल है आपतन कोण है, और इसको कहते हैं अपवर्तन कोण। तो ये जो आपतन कोण है वो अगर मैं बढ़ा दूँ, मान लो अब रे ऑफ लाइट को मैं क्या कर दूँ? इधर से कर दूँ ऐसे, तो अब एंगल बड़ा हो गया, ये कोण बड़ा हो गया। जब ये कोण बड़ा होगा तो ये कोण भी बड़ा हो जाएगा, तो अब रे ऐसे जाएगी। ठीक है, जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन ऐसे जाएगी। अगर मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर दूँ, अब मैं क्या करूँ कि किरण को और बड़ा कर दूँ, मतलब ये एंगल और बड़ा कर दूँ, और तिरछी आ रही है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि वो इतनी ज़्यादा मुड़ जाएगी कि हो सकता है पिछले वाले में ही चली जाए, पिछले वाले माध्यम में ही चली जाए। मतलब एंगल इतना ज़्यादा बढ़ गया कि 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया एंगल। ये जो कंडीशन है ये कहलाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। कोई चीज़ यहाँ मिरर नहीं लगा है, यहाँ कोई दर्पण नहीं है कि जिससे टकरा के उसी माध्यम में चली गई। ये दोनों ही क्या है? यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है, लेकिन फिर भी सघन और विरल में इतना डिफरेंस या एंगल में इतना डिफरेंस है कि एक जो किरण आई वो सीधी ना जाते हुए इतना मुड़ गई कि अपने ही माध्यम में वापस चली गई। इसको कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब इसमें ये वाला जो एंगल है आपतन कोण का, वो एंगल जिस पे कोई किरण अपवर्तन के बाद 90 डिग्री के आसपास आ जाए, इतनी हो जाए कि वो 90 डिग्री बना जाए, तो ये वाला जो एंगल है इसको हम कहते हैं क्रांतिक कोण। इसको कहते हैं क्रांतिक कोण।
तो बेसिकली जब वो कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, तो हमेशा कब होता है, जब कोई वस्तु सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, पहला। साथ में आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है। क्रांतिक कोण होने पर ये वाला, अगर हमारा क्रांतिक कोण होता ये वाला, तो ये जो अपवर्तित होकर किरण 90 डिग्री पे मुड़ जाती है, मतलब यहाँ से अभिलंब से 90 डिग्री बनाती। लेकिन अगर क्रांतिक कोण से थोड़ा अधिक हो गया तो वस्तु क्या हो जाएगी, 90 डिग्री से और ज़्यादा बनाएगी, तो वो अपने ही माध्यम में वापस चली जाएगी। तो बेसिकली इसका आंसर क्या है, डी है। अब इसी से और भी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, जैसे कि मृगमारीच का, जैसे रेगिस्तान में कहीं पर पानी दिखना, ये भी किसका पार्ट है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का पार्ट है। सड़क पे कहीं पे गर्मियों के दिनों में आपने देखा होगा कि पानी डला हुआ दिखता है, आप कार से या बस से कहीं से जा रहे हो और आपको दिखता है कहीं दूर पे पानी सा दिख रहा है। जब वहाँ पहुँचते हो तो वहाँ कुछ नहीं है, अब वहाँ से कहीं और दूर जाके पानी दिख रहा है, गर्मियों के दिनों में खासकर होता है। तो ये भी क्या है, क्योंकि ऊपर की हवा थोड़ी ठंडी रहती है बजाय कि जो सड़क के बिल्कुल बगल की होती है, क्योंकि सड़क बहुत गर्म हो चुकी होती है। तो असल में वो प्रकाश की जो किरण जो ऊपर से आ रही है आसमान से, सूर्य की किरणें, वो सघन से विरल की तरफ जाती हैं उस समय, और उसकी वजह से वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। समझ आया हो तो धन्यवाद।